हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। बिफोर वी मूव टू आवर मेन वीडियो जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो डेली करंट अफेयर्स हैं सोशियोलॉजी में उनको कैसे एनालाइज करें और कैसे उनका एग्जाम में यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू फ्यू एग्जांपल्स जो कि 2024 के सोशियोलॉजी के पेपर में आए हैं और उनको कैसे हम करंट अफेयर्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिग इकोनॉमी एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट एंड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी नेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10th मई 2023 का ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसके हम अगर पॉइंट्स डिटेल में समझें और थ्योरी अप्लाई करें कार्ल मार्क्स की, जैसे कमोडिटी फेटिशिज्म है और रीजन क्या है कि इकोनॉमी के, कैसे एक्सप्लॉयटेशन है या कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क है, तो हम ये एग्जाम में इस आर्टिकल का फायदा उठा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो क्रिटिकली असेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑटोमेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है जो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से नेचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट में कैसे जो चेंजेस आए हैं उनको क्रिटिकली असेस करना होता है। तो एक 23 अप्रैल 2022 का एक ईपीडब्ल्यू का ये जो आर्टिकल है, इसमें बात की गई है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, जो कि ऑटोमेशन और एआई पे है। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होता तो आप, अगर जिन्होंने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो चलिए हम ये देख लेते हैं हमारे वीडियो में कि कैसे आप डेली करंट अफेयर्स को सोशियोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों HLT2 का आर्टिकल देखेंगे, गिग इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स राइट एंड सोशल सिक्योरिटी। गिग इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? इकोनॉमी का टाइप है जहाँ पे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते हैं, जहाँ पे वर्क जो है वो परमानेंट नहीं रहता, टेम्पररी होता है। इसके अलावा आप किसी एक एम्प्लॉयर से बंधे नहीं होते, रैदर आप कई सारे एम्प्लॉयर से बंधे हो सकते हैं, यानी आप कई सारे एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। वर्क फ्लेक्सिबल भी बताया जाता है, यानी आपकी आपकी 9 to 5 की ऐसी जॉब नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ओला उबर जैसे आप देखोगे, कुछ रिक्शा चालक या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं, कैब ड्राइवर्स, वो ओला से भी जुड़े होते हैं, उबर से भी जुड़े होते हैं। तो काम ऐसा कोई टेम्पररी या परमानेंट नहीं होता। आपके हिसाब से आपने ओला उबर जो है वो शुरू कर दिया और आपने चलाना शुरू कर दिया। एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होता, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ, कि आप एक ही पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से बंधे हो। और काम भी फ्लेक्सिबल होता है, आप जब चाहे तब स्विच ऑन कर सकते हो ओला उबर और आप जो है गाड़ी चला सकते हो। इसको प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। गिग इकोनॉमी में प्लेटफॉर्म, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म हमेशा हो। गिग इकोनॉमी में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता। प्लेटफॉर्म यानी वो एक हम कह सकते हैं, जैसे ओला उबर के ऐप्स होते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कई सारे ड्राइवर जुड़ जाते हैं और या इस प्लेटफॉर्म पे आके वो काम करते हैं। तो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, उबर, ओला, ये सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट ग्रोथ आज की डेट में, और ये केटर कर रहे हैं किस चीज़ को? इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर। सभी को बहुत ही चीज़ें इमीडिएट चाहिए, खाना भी बहुत तुरंत चाहिए, 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक घंटे के अंदर। और जो कैब है, यानी कहीं पे मूव करना, यू वांट इट लाइक 5 मिनट्स और लेस देन दैट। इफ there is a delay in coming of the cab, you switch on to the other app and you search for cab। तो ये कंज्यूमर की इमीडिएट नीड को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, देयर ओन राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं हमें कमोडिटी फेटिशिज्म यहाँ पे दिखाई देता है। कमोडिटी जरूरी नहीं सिर्फ प्रोडक्ट हो, सर्विसेज को भी कमोडिटी के रूप में देख सकते हैं। तो हम बेसिकली किसको फेटिशाइज कर रहे हैं? कन्वीनियंस को फेटिशाइज कर रहे हैं कि कन्वीनियंस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, बट जो व्यक्ति उसको प्रोवाइड कर रहा है, जो लेबर जा रहा है, उसको हम वैल्यू नहीं करते। सो यहाँ पे हमें क्या दिखा देते हैं? कमोडिटी फेटिशिज्म, कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट। इसके अलावा ये क्यों लोग इससे जुड़े हैं? जब उनके साथ कोई अगर गलत हो रहा है या फिर दे आर बीन एक्सप्लॉइटेड, क्यों जुड़ रहे हैं लोग विद गिग इकोनॉमी? क्योंकि जो बाकी की इकोनॉमी है वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है। स्पेशली हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, और बाकी की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेस भी बहुत स्टैगनेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्बन एरियाज में ज़्यादा होने के कारण लोग ऐसे इकोनॉमी से जुड़ते हैं, गिग इकोनॉमी से, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर से जुड़ सकते हो और काम ले सकते हो। सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, स्कैरसिटी ऑफ डिग्निफाइड जॉब भी है। तो जो लोग जुड़ते हैं इस इकोनॉमी से वो ज़्यादातर वल्नरेबल बैकग्राउंड से आते हैं। और मिसकंसेप्शन क्या है कि गिग इकोनॉमी फ्लेक्सिबल है। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक बताया, उसमें ही फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, बट क्या सच में फ्लेक्सिबल है? तो अगर देखिए डीप लेवल पे तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट से ड्राइवर्स, तो कुछ पीक पीरियड होता है जहाँ पे दे कैन गेट मैक्सिमम ड्राइव्स और द वर्क, बट उसके बाद
ज़्यादातर आपको स्टैग्नेंसी दिखाई देती है, दे हैव टू वेट अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अनदर पैसेंजर। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती है, तो ये डिसेप्टिव हमें दिखाई देता है। और ये इन रियलिटी क्या दिखाई देता है कि जो कंपनीज वो एक्सप्लॉइट करती है किस चीज़ को, डिस्परेशन ऑफ द पीपल हु आर सीकिंग सच जॉब्स, बिकॉज इकोनॉमी में अगर आप देखो बाकी की इकोनॉमी में वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दी प्लेटफॉर्म ओनर्स दे rather exploit these people who are vulnerable and they are not having enough job opportunities। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है, कहीं ना कहीं मिस्टिफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो दिखाई देता है। लुइस अल्थुजर ने अपने वो बुक आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus में इसके बारे में जिक्र किया था कि जो आपको परोसा जाता है वो अलग होता है और एक्चुअल में चीज़ें अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे परोसा जा रहा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगी वर्क में, बट एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्या दिखा देता है, एक्सप्लॉयटेशन दिखा देता है बाय दी ओनर्स ऑफ दी होम ऑफ दी वर्कर्स। तो ये मिस्टिफिकेशन या कंफ्यूजन क्रिएट करने की हमें एक एक हम कह सकते हैं एक इंस्टेंस दिखाई देती है यहाँ पे। वर्कर्स जो फाइनेंशियली प्रिकेरियस फैमिली से आते हैं दे आर कंपेल्ड टू अंडरटेक सच गिग वर्क अंडर इनफॉर्मल कंडीशन, और उनके फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी इफेक्ट का भी इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट बाहर निकाली, इशू करी, उसमें प्रेडिक्ट किया गया है कि 2029-30 तक प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी लगभग 2.35 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई देता है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इन लो स्किल्ड जॉब, ये जो जॉब होती है लो स्किल्ड जॉब होती है, बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी अंडरमाइन होते दिखाई दे रही है। और वो क्यों, क्योंकि ये जो एग्रीगेटर्स है या जो प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं ये लॉस मेकिंग दिखाई देते हैं। ये शुरुआत में क्या करते हैं कि इंसेंटिव्स बहुत देते हैं, जैसे बायजूस के बारे में बीच में बताया गया कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को निकाला गया, कई सारे कोर्सेज को रोल बैक किया गया। तो ये जो एग्रीगेटर्स है शुरुआत में बहुत लॉस बेयर करते हैं, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे वांट मनी, सो व्हाट डू दे डू, दे एक्सप्लॉइट देयर वर्कर्स। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें ये चीज़ दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड एग्रीगेटर्स है या ओनर्स है कंपनी के, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये एल्गोरिदम ड्रिवन होते हैं। एल्गोरिदम यानी कुछ ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं जो गाइड करते हैं या जो स्कीम्स है उसको गाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ऐप के जो भी फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कितने पर्टिकुलर कैब ड्राइव के बाद आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं। और इनको मैनिपुलेट किया जाता है इन प्रोग्राम्स को, ताकि जो व्यक्ति है जो ड्राइवर है वो भले ही उतने प्री रिक्वायर्ड जो ड्राइव्स है या फिर जो राइड्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, फिर भी उसको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ऐसे इन इन एल्गोरिदम्स को क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा वर्कर आईडीज़ को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। जब भी वर्कर प्रोटेस्ट करता है या फिर वो डिमांड करता है कि मुझे मेरे ड्यू नहीं मिल रही है, तो उनकी वर्कर आईडीज़ को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये एग्जैजरेट करता है पावर रिलेशन या पावर इम्बैलेंस। यहाँ पे पावर किसके पास है, प्लेटफॉर्म ओनर, और किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्कर का। तो वर्कर और प्लेटफॉर्म ओनर के जो पावर इम्बैलेंस को ये एल्गोरिदम्स और ये जो टेक्निक्स है ये एग्जैस्परेट करती है, बढ़ाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मार्क्स कन्फ्लिक्ट थियोरी को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे गिग प्लेटफॉर्म जो है बुर्जुआसी की तरह काम करता है और जो गिग वर्कर्स है दे आर सीन एज प्रोलिटेरिएट्स। और पावर किसके पास है, बुर्जुआसी यानी प्लेटफॉर्म ओनर्स के पास है। लास्टली ये जो गिग है वर्कर्स हैं इनको पार्टनर्स ऐसा डेजिग्नेट करते हैं जो प्लेटफॉर्म ओनर्स है। पार्टनर्स बताने का जो हम कह सकते हैं एक नीड या रीज़न क्या है कि अगर हम इनको प्लेटफॉर्म पार्टनर्स बोलेंगे तो हम इनको वर्कर्स के राइट से वंचित कर देंगे, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉई हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के तो आपको जो है कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मिनिमम वेज हो गया या फिर सिक लीव, प्रोविडेंट फंड। बट अगर हमने इनको पार्टनर्स बोल दिया तो हमको ये सारे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है लेबर लॉस के उसको मीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट भी इग्नोर करती है एनी कॉल फॉर रेगुलेशन इन इकोनॉमी। क्यों, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ना है तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी डिमांड को हमें मीट करना पड़ेगा, ऐसी कुछ सोच हमें दिखाई देती है फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव रैदर देन सिक्योरिंग राइट्स ऑफ दी वर्कर्स। लीगल वैक्यूम है और उसके पोटेंशियल सोल्यूशन क्या है वो देखेंगे। जो एक्जिस्टिंग लेबर लॉज है वो फेल कर रहे हैं टू रिकग्नाइज गिग वर्कर्स एज एम्प्लॉय विद एनफोर्सेबल राइट। रिसेंटली कुछ लॉज बनाए गए हैं जहाँ पे गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के रूप में देखा गया, बट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक दो चीज़ें ट्वीक करने देने से लॉज में आप रियली फ्रूटफुल कोई ऐसा
पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, आपको मेजर ओवरहॉल करना पड़ेगा अपने लेबर लॉज को, जिससे हम गिग वर्कर्स को रिकग्नाइज कर पाए एज एम्प्लॉय और जिससे उनको राइट्स मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट और एग्रीगेटर्स दोनों भी इवेड कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग वर्कर्स वेलबींग। बट रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास किया गया करा है जो कि बहुत ही अच्छा एक कदम है इन द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग राइट्स ऑफ द पीपल, द वर्कर्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये लॉ जो है ये रजिस्टर करेगा, एज पर दिस लॉ दी गिग एम्प्लॉय विल बी रजिस्टर एज गिग वर्कर विल बी रजिस्टर्ड एज एम्प्लॉय। सेकेंडली सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा ये लॉ। कैसे, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होगा, आप प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे आपको ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो वर्कर आउटपुट बेस्ड ट्रांसैक्शन है उसके ऊपर लेवी भी होगा, यानी जब आप एज अ वर्कर ऑफ से ओला और उबर वॉट एवर इट इज़, यू हैव कंप्लीटेड अ ट्रांसैक्शन, आपने किसी कस्टमर को या फिर जो क्लाइंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप किया, आपको पैसे आएंगे फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म ओनर। उस जो जो ट्रांसैक्शन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा और ये टैक्स जो है ये एक फंड क्रिएट करेगा जहाँ पे जो वर्कर है उसको उस फंड से बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से एक सोशल सिक्योरिटी भी बनाई जा रही है फॉर दिस पीपल। अब डिजिटल मीडियम जो है इसके कारण दो चीज़ें हो रही है, एक तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटल मीडियम पे जो अलगोरिदम्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो वो पावर किसके हाथ में, वो प्लेटफॉर्म ओनर्स के हाथ में, और वो उसको इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वर्कर। बट एट द सेम टाइम डिजिटल मीडियम जो है बूंद भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिजिटल मीडियम जो है एक विजिबिलिटी बढ़ाता है किसी भी वर्कर की, कि आप विजिबल हो जाते हो जब आप डिजिटल मीडिया पे हो, और फिर आपको किसी स्कीम से जोड़ना हो या फिर किसी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से जोड़ना हो तो वो भी किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू राजस्थान लॉ। तो एक ग्लोबल प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जहाँ पे किसी और कंट्री में या किसी और रीजन में ऐसा कंपेरेबल लीगल गारंटी हमें नहीं दिखाई देती। तो ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करना जो है वो ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम इसको एक्सपांड करने की भी बात कर रहा है ऑथर की। सिर्फ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में क्यों आप सोच रहे हो, बाकी जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं इनको भी ऐसे स्कीम से जोड़ा जाए जहाँ पे उनके राइट्स जो है वो सिक्योर किए जाए और उनको डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मिले। गिग इकोनॉमी आज के डेट में ग्रो हो रही है, कंक्लूजन में हम बात कर रहे हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स राइट एंड सिक्योरिटी, एक्सप्लॉयटेशन जो है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लीगल लूपहोल्स हमें दिखते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसका जो इनिशिएटिव है ये अच्छा एक इनिशिएटिव है और इसी को जो है बाकी के स्टेट्स ने भी अप्लाई करना चाहिए या इससे और अच्छा लॉ बनाना चाहिए। तो स्ट्रगल जो है गिग वर्कर्स का ऑफ राइट्स, इसको एक्सटेंड करना चाहिए टू अदर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जो कि इंश्योर करेगा कि वो भी अपने राइट्स को क्लेम करे और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट को एक्सपीरियंस कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर, ईपीडब्ल्यू का ये आर्टिकल है। तो ये रिलेटेड है टू चैप्टर 6 वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड C3 ऑफ पेपर 2 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे गिग इकोनॉमी के ऊपर हम बात करेंगे। गिग इकोनॉमी होती क्या है, आपने ओला, उबर, जोमेटो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया होगा, ये बेसिकली गिग इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो तीन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होते हैं गिग इकोनॉमी के, एक है कंज्यूमर जिसको कोई सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक होता है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है राइट टू वर्क। जैसे कि अगर आप उबर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो एज अ कंज्यूमर राइट, कि आप जो है उबर से किसी गाड़ी को बुलाते हो, तो जो व्यक्ति ड्राइव करके आता है और आपको जो है मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट पर्सन इज प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर जिसको आप पे करते हो, और एक एग्रीगेटर यानी जो प्लेटफॉर्म को चलाते हैं राइट, ये एंटिटीज है जो कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर को टू वर्कर्स। अब ये जो गिग इकोनॉमी है ये एग्जाम्पल है ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड नेटवर्क सोसाइटी। मैनुअल कैसल ने ये कंसेप्ट दिया था, उन्होंने कहा था हमारी जो सोसाइटी है वो नेटवर्क सोसाइटी बन गई है जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी जो है इसका सेंट्रल रोल है इन टर्म्स ऑफ आवर इंटरेक्शन, जो हमारे सोशल इंटरेक्शन है या फिर इकोनॉमिक इंटरेक्शन है उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी ये मुख्य बन गई है, मुख्य प्रवाह या मुख्य मीडियम बन गई है। तो हमारी जो सोसाइटी वो नेटवर्क सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई है और इसका ये एग्जाम्पल है राइट। तो जब भी डिजिटल इकोनॉमी का या डिजिटल गिग इकोनॉमी हो या डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हो तो आप मैनुअल कैसल के नेटवर्क सोसाइटी का जिक्र जरूर करेंगे। अब ग्रोथ देखते हैं गिग इकोनॉमी की। तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2021 की, उसमें हमें पता चलता है कि जो डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स है राइट, इसमें बढ़ोतरी हुई है, 5 फोल्ड बढ़ोतरी हुई है लास्ट डेकेड में। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ILO की, ये एक और चीज़ कहती है कि जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश में, दुनिया भर में ये नेचर ऑफ वर्क जो है, वर्क का जो नेचर है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया इस प्लेटफॉर्म की वजह से, और इसीलिए हमें अब पॉलिसीज़ की ज़रूरत है राइट।
इंटरनेशनल पॉलिसी डायलॉग की ज़रूरत है, सारे देश मिलके इसके ऊपर बात करें कि कैसे ये जो नेचर वर्क है वो चेंज हो गया, इसके इसके लिए हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे हमारे लॉज में, रेगुलेशंस में, राइट। तो इसके लिए इंटरनेशनल पॉलिसी डायलॉग की ज़रूरत है, ये आईएलओ की 2021 की रिपोर्ट कह रही है। तो मोटा मोटी यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि लेबर का ग्लोबलाइजेशन हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से, राइट। अब कोई एक कंपनी है जो यूएस की कंपनी है, उसका प्लेटफॉर्म जो है इंडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही कि लेबर जो है वो अब डिसइंटीग्रेट हो गया है, एक जगह पे नहीं है। आपको ये कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है अक्रॉस द ग्लोब, तो ग्लोबलाइजेशन हो गया लेबर का। और उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मार्केट जो एक्सपांड हो गया और लेबर इंटरेक्शन जो है वो जियोग्राफिक और इकोनॉमिक बाउंड्रीज के परे चला गया है। तो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिसी डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। Because if the labor is not getting right protection, right, uh, across the jurisdiction, then it will lead to chaos in the future, right। इंडियन कंटेक्स में देखें तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है गिग इकोनॉमी की। आप देखोगे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, ओला, जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में जिक्र किया जा सकता है। अब इंडियन कंटेक्स में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखाई देता है, वो है रेगुलेटरी चैलेंज। अब इंडिया के जो लॉज हैं, राइट, वो एडिक्वेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग दिस गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, राइट। कई सारे ऐसे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, न्यूज़ में हम पढ़ते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है जैसे ओला, उबर, स्विगी, ये एकदम से जो है एक्सेस हटा देते हैं ऑफ लॉट मेनी वर्कर्स, राइट। और फिर वो वर्कर्स जो डिपेंडेंट है इस प्लेटफॉर्म पे, दे आर नॉट एबल टू गेट देयर वर्क, राइट। और भी कई सारे इश्यूज है जैसे कि बहुत ही कम समय में उनको चीज़ें डिलीवर करनी पड़ती है, देयर इज सेफ्टी कंसर्न्स, लॉट ऑफ इश्यूज, राइट। सो देयर इज नो लॉ, स्पेसिफिक लॉ दैट कुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी भी नहीं है हमारे पास फॉर दिस पीपल, कोई ग्रीवांस मैकेनिज्म भी नहीं है। अगर ये जो गिग वर्कर्स है, ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, इनकी कोई प्रॉब्लम्स है, इनके कोई इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म और द कंज्यूमर और व्हाटएवर इट इज, दे डू नॉट हैव अ फोरम वेर इन दे कुड लॉन्च देयर कंप्लेंट। तो ग्रीवांस मैकेनिज्म भी कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनकी आइडेंटिटी। जब एक व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है खुद को एज एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय किसी कंपनी का, सो ही गेट्स लॉट ऑफ राइट्स बिकॉज देर आर लॉज टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज। बट इन गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स है प्लेटफॉर्म, इनके लिए स्पेसिफिक ऐसे लॉज नहीं है और इसीलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई सारे जो वर्कर्स है वो खुद को आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहते एज एम्प्लॉय। वाई? बिकॉज दे वुड वॉन्ट टू वर्क विद वेरियस प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो दे आइडेंटिफाई देम एज सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनकम पोटेंशियल। तो ये जो कंडीशन है इनकी, ये कंडीशन, इसको गाय स्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो गाय का स्टैंडिंग ने एक कंसेप्ट दिया था प्रीकैरिएट। प्रीकैरिएट कौन लोग होते हैं? एक सोशो इकोनॉमिक ग्रुप होता है जिसके कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि उनके पास गारंटीड सिक्योर जॉब नहीं होता। डेफिनेटली ये चीज़ हमें दिखाई देती है यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कई लोगों के जो है एक्सेस हटा दिए जाते हैं ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो उनके पास कोई जॉब नहीं रहता, तो दे कम अंडर द प्रीकैरिएट। सेकंड जो प्रीकैरिएट का नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास इमीडिएट पेमेंट होती है फॉर देयर लेबर बट कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। तो ऑफ कोर्स अगर इनकी जो है डेफिनेशन देखें गिग इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म वर्कर, दे आर नॉट सीन एज एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय गेट सोशल सिक्योरिटी, पेंशन मिलती है उनको या बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी इनको नहीं मिलते। तो अगेन दे कैन बी कंसिडर एज प्रीकैरिएट। और थर्ड जो प्रीकैरिएट का नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है उस ग्रुप का, वो है कि दे डू नॉट एंजॉय सिविल राइट्स एंजॉयड बाय अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, राइट। इफ दे फेस any issues, they do not even have grievance redressal mechanism, so we can consider them as precariat in the terms of guy standing, right। इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ऐसा नहीं, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। एक कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी आया था बीच में, याद है आपको, 2020 में। तो इसमें जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है इनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, राइट, बात की गई है। बट उस पर्टिकुलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी नहीं है कि क्या राइट्स होंगे इनके, या इनको इवन क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया गया है प्लेटफॉर्म वर्कर को और गिग वर्कर को। और डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्पेसिफिक राइट्स के बारे में स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए, बट जो कि नहीं दिखाई देती इन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब जो CSS या कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 डॉक्यूमेंट है, उसमें कैसे डिफाइन किया गया है गिग वर्कर को? तो बहुत ही वेगली डिफाइन किया गया है। अब गिग वर्कर को जो है इसको डिफाइन किया एज अ पर्सन परफॉर्मिंग वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट अर्निंग आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, यानी एक नेगेटिव डेफिनेशन है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशन है, इसके बाहर के जो भी लोग हैं जो अर्न करते हैं एक ऐसे
वर्क अरेंजमेंट में उसको गिग वर्कर कहा गया है. सो पर्सन परफॉर्मिंग वर्क और पार्टिसिपेटिंग इन वर्क अरेंजमेंट अर्निंग आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन. प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है? जो एंगेज करता है प्लेटफॉर्म से, जो कि डिफाइन करती है गवर्नमेंट. एंगेज इन प्लेटफॉर्म वर्क एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट. अगेन अ वेग डेफिनेशन. प्लेटफॉर्म वर्क क्या कहा गया डेफिनेशन इसकी? अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप फैसिलिटेटेड बाय प्लेटफॉर्म. एग्रीगेटर कौन है? एक डिजिटल इंटरमीडिएटरी और मार्केट प्लेस फॉर बायर एंड सर्विस प्रोवाइडर. तो जो डेफिनेशन प्रिसाइज नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही वेग है. देर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो कोई भी अगर केस चलता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, राइट, तो जो जज है या जो भी लोग है, दे विल हैव टू इंटरप्रेट इट एज द लॉ इज गिवन, राइट. सो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, दे कुड क्लैरिफाई और आस्क गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई. बट आज की डेट में तो जो है हमारे कोर्ट्स ने अब तक कोई ऐसी वर्डिक्ट नहीं दी है कि इनको एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय के रूप में देखा जाए या एक ट्रेडिशनल वर्कर के रूप में देखा जाए. हालांकि इसके ऊपर बात हो रही है. अब गिग वर्कर को अगर हम ग्लोबल स्टेटस देखें उनकी, तो उनकी डेफिनेशन कहीं पे क्लियर है, कहीं पे क्लियर नहीं. जैसे कि डाइवर्सली उनको क्लासिफाई किया गया है. जैसे कुछ कंट्रीज़ में उनको वर्कर और एम्प्लॉय का दर्जा मिला है, जैसे कि यूके, फ्रांस और कुछ स्टेट्स है यूएस की. और कुछ कंट्रीज़ में जैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान में उनको कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर के रूप में देखा गया. और ये उनके गवर्नमेंट्स ने ऐसे उन्हें डेजिग्नेट नहीं किया है. वहाँ पे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुए, रूलिंग्स हुए, उसमें उनके जो जुडिशियल लोकल जजेस हैं, उन्होंने उनको इस तरह का दर्जा दिया है, राइट, वर्कर, एम्प्लॉय या फिर कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कर और एम्प्लॉय की क्लासिफिकेशन में आए, बिकॉज इट लीड्स टू लॉट ऑफ लीगल राइट्स, राइट. जैसे कि आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, आपके पास कोई ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म होगा जहाँ पे आप अपने ग्रीवांसेस रजिस्टर कर सकते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू हैव अ लीगल डेफिनेशन दैट अफेक्ट्स राइट्स, बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी. अब ये जो वेरिएशन है, राइट, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं लेबर्स की इनटू से फ्रीलांसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेबर मार्केट सेगमेंटेशन. यानी लेबर मार्केट को हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल. यानी आपका जो ऑक्यूपेशन का टाइप है, आपकी जो जोग्राफी है या इंडस्ट्री है, उसके बेसिस पे हमने लेबर्स को डिवाइड किया गया है, राइट. और उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे जो कि उनके राइट्स को और उनके स्टेटस को इन्फ्लुएंस करेगी. तो मोटा मोटी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है इन वर्कर्स को, दैट इज प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स. अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो इंडिया में कितने लोग जो है गिग इकोनॉमी के हिस्से हैं, तो ये माना जाता है कि 2020-21 में नीति आयोग ने ये बताया है कि लगभग 7.7 मिलियन यानी 77 लाख वर्कर जो है वो गिग इकोनॉमी के हिस्से थे. और 2022 सॉरी 2022 का जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसमें ये पता चलता है कि 2029 टू 2030 तक हम ग्रो करेंगे टू 23.5 मिलियन, यानी लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं वो गिग इकोनॉमी में वर्कर के रूप में काम करेंगे. तो इसमें अगर हम डेमोग्राफी देखें, यानी क्या इनकी उम्र है, तो ज़्यादातर लोग यंग होंगे, यानी 27 या 33 साल के उम्र के लोग होंगे जो कि गिग इकोनॉमी का हिस्सा होंगे. अब क्या इमर्जिंग इश्यूज है और क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं? सबसे पहला इशू है वो है डेटा कंपाइलेशन. माइग्रेंट्स इशू में हमने देखा था कि राइट कि डेटा नहीं था माइग्रेंट से रिलेटेड, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. तो अगर ऐसा ही कोई प्रॉब्लम आता है कि इकोनॉमी इस डोमेन में, सो वी विल नॉट हैव इनफ data to identify who is part of gig economy, right? So we need accurate data on gig and platform worker to inform policy and protection. और उसके बेसिस पे पॉलिसी और प्रोटेक्शन, बिकॉज पॉलिसी और प्रोटेक्शन के लिए आपको डेटा की बहुत ज़रूरी है पॉलिसी बनाने के लिए. इसके अलावा डेफिनेशन की क्लैरिटी, हमने जो देखा कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, वेग है. तो डेफिनेशन भी बहुत क्लियर होनी चाहिए. रेगुलेटरी चैलेंज है, रेगुलेशंस क्रिएट करने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने चाहिए जो कि इनको रेगुलेट करे, प्राइसिंग को रेगुलेट करे, कितना प्राइस किया जा सकता है, उसमें से कितना कमीशन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को मिलना चाहिए, उनके टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, राइट. ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी रेगुलेटेड समवेयर. इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसे हमारे पास ई कॉमर्स रूल है 2020, जिसमें अगर आप एज अ कंज्यूमर यू फील यू आर अग्रीव्ड बाय द सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय से a person who is service provider, you can go and launch a complaint in consumer protection forum. And same way the rights of the even the person who is providing service is protected by this consumer protection forum. तो उस तरह से जो गिग वर्कर क्या उनके इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जाएगा, दैट इज अ कंसर्न. रिकमेंडेशंस क्या है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट हो, हमने एनफोर्स करना चाहिए प्राइसिंग और लेबर प्रैक्टिसेस को, सही प्राइसिंग और लेबर प्रैक्टिस को. डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने बात की. और सबसे इंपॉर्टेंट है लीगल स्टेटस ऑफ द वर्कर्स, दैट हैज़ टू बी एंश्योर्ड.
कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये सबसे बड़ा सेगमेंट होगा आगे जाके हमारे वर्कफोर्स का, ये अभी एटलीस्ट दिख रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कि उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए और उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले। और इवन कोर्ट्स को भी अब संज्ञान देना पड़ेगा, जैसे बाहर के कोर्ट्स ने उनको राइट्स मुहैया कराए बाय डिफाइनिंग देम एज वर्कर और एम्प्लॉय, उसी तरह से इंडिया में भी जो कोर्ट्स है दे विल हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग देम प्रॉपरली।